नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, उस दिन हम लोगों ने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया था और हेडिंग डलवाई थी क्रिया। ठीक है, क्रिया तो हेडिंग डलवाई थी और क्रिया के जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उतने बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे और क्रिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है ना, सारी बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, जो कि आपके एसआई लेवल और यूपी एसआई, एसएससी जीडी तो फिर उसमें समाहित हो ही जाएगी। प्रॉपर एसआई लेवल और वन विभाग लेवल के ही इसमें जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। तो आइए सीधा डायरेक्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, तो उसके बारे में टोटल समझेंगे कि क्रिया क्या होती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इसमें परिभाषा। देखो, क्रिया क्या होती है कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखो, और एक चीज, क्रिया समझेंगे कैसे? तो वो समझेंगे मूल धातु से या धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु से लिख लो, एक नोट बनाकर इसे लिख लो कि क्या होता है। यहां पे हेडिंग डाल लो, धातु या मूल धातु। मूल धातु, ठीक। अब इसमें लिखो कि क्रिया को समझने से पूर्व धातु या मूल धातु का समझना जरूरी होता है। ठीक है ना? यानी कि जो मूल धातु या धातु क्या होती है जो क्रिया होती है ना, क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो वो कैसे कि जैसे कोई शब्द है, जैसे हमने बोल दिया हंसना, ठीक, जैसे हमने बोल दिया हंसना, ठीक। तो अब इसमें क्या होगी? मूल धातु होगी और मूल धातु में क्या होगा? मूल धातु में प्रत्यय, यानी कि जो शब्दांश होते हैं ना, शब्दांश जुड़े होते हैं और शब्दांश में ज्यादातर प्रत्यय ही उसमें आते हैं। तो शब्दांश कौन सा होगा? ना। यानी कि यहां पे लिख लो कि यहां पे शब्दांश जो होगा ना, शब्दांश ना का प्रयोग करके क्रिया का निर्माण करते हैं। क्या होता है कि शब्द ना का प्रयोग करके क्रिया का निर्माण करते हैं। अब देख लो, जैसे हमने लिखवाया था हंसना, ठीक। अब इसे ऊपर करते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और भी इसके वाक्य जो होंगे वो भी हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे लिख दिया हमने उदाहरण देख लो, जैसे लिख दिया हमने हंसना, ठीक है, जैसे लिख दिया हमने हंसना। तो देखो, हंस क्या है? हंस है मूल धातु। और ना क्या है? ना भी बोला था ना, शब्दांश, यानी कि ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है ना, प्रत्यय है। हस और ना, यानी कि हस प्लस ना, दो चीज की मिलके क्या बनती है? वो क्रिया का पद बनता है। वो क्या बनता है? वो बनता है हंसना। वो क्या बनता है? हंसना। जबकि ये कितने शब्द हैं? ये दो शब्द हैं, एक मूल धातु और शब्दांश, यानी कि प्रत्यय ना जोड़कर हमने क्या बनाई? क्रिया बनाई, और वो क्रिया क्या बनी? हंसना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि क्रिया के वे शब्द होते हैं जिसमें पीछे लास्ट में जिसमें ना आता है, इसमें लास्ट में नीचे ना आता है, तो वो क्रिया के शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसके और भी देख लो, इसमें और भी इसके उदाहरण देख लो। जैसे दूसरा नंबर
दूसरा नंबर देख लो, जैसे लिखा है रोकना। रोकना, देखो रोकना है तो रोकना का क्या होगा, रोकना का देखो क्या होगा, इसका जो मूल धातु होगी वो क्या होगी, रोक, और जो उसका शब्दांश होगा यानी कि प्रत्यय वो क्या होगा, ना। यानी कि देखो रोक प्लस ना, इससे क्या बना है, रोकना। ठीक, अब देख लो दूसरा, दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है भटकना। भटकना, भटकना। ठीक, तो जो इसका मूल धातु होगी वो क्या होगी, भटक। भटक प्लस ना, ना क्या है, प्रत्यय या शब्दांश। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि शब्दांश, शब्दांश कौन से होते हैं, जो शब्दों का पूरा ही, शब्दों का पूरा ही अर्थ बदल दे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शब्दांश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ बदल दे, जैसे कोई चीज लिखी है, जैसे लिखी है सदाचार। ठीक, सदाचार लिखा है, ठीक, और उसमें क्या जोड़ दो, आगे ये प्रत्यय जोड़ दो, क्या देख दो, सदाचार का है दुराचार। ठीक, यानी कि दुर उपसर्ग जोड़ दिया ना, तो पूरा शब्द चेंज हो गया ना, पूरे शब्द का अर्थ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि शब्दांश ऐसे वर्ड होते हैं जो पूरे ही पद का या पूरे ही वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। देखो हम लोग और इसके एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि देखो लिखा है पीना। ठीक, पीना हुआ, और हुआ जैसे मरना। मरना हुआ, और जैसे हुआ गुजरना। गुजरना। ठीक, अब देख लो, अब इनका हम क्या करें, अब इनका हम वर्ड विन्यास करें, और उससे क्या होगा कि क्रिया में जो मूल धातु और वो ना जो शब्दांश जोड़ के हमने वो बनाई ना क्रियापद, तो वो पूरा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें मूल धातु क्या है, मूल धातु क्या है, पी, और प्लस सभी को पता है ना बना के क्रिया जोड़ते हैं तो क्या होगा, पी और ना। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा मर प्लस ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुजर प्लस ना। तो देखो मूल धातु कौन सी हो गई, मूल धातु हमारी ये हो गई कि कौन सी, मूल धातु, मूल धातु, और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे शब्दांश। ये हमारे क्या हो गए, शब्दांश, यानी कि प्रत्यय। ये प्रत्यय जोड़ के हमने क्या बनाया, क्रिया का निर्माण किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें और एक सीखना होता है, इसमें सीखना होता है, हेडिंग डालते हैं, उसके बाद में फिर हम क्रिया के जो आती है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं उसे फिर हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, प्रथम। प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होती है, लिखेंगे इसके बारे में कि इस क्रिया में जो होता है वो कर्ता क्या होता है, प्रेरक होता है। प्रेरक होता है, कर्ता प्रेरक होता है, और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। देखो बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं इसलिए कि जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखो वो क्या है, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे और एक चीज हमेशा याद रखना, और इसमें जो होता है इसमें आना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। इसमें आना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि और देख लो उदाहरण, इसके उदाहरण देख लो, जैसे लिखा है पढ़ाना, जैसे लिखा है पढ़ाना। ठीक, जैसे लिखा है लिखाना। अब देखो इसकी जो मूल धातु होगी वो क्या होगी, पढ़ प्लस आना। समझ में आया कि
पढ़ प्लस आना और लिख प्लस आना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या होता है इसमें, आना प्रत्यय जोड़कर, आना प्रत्यय जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, आना प्रत्यय जोड़कर किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का। तो ये कौन सी क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हेडिंग डालो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जो कर्ता होता है ना, वो स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से काम करवाता है। तो लिखेंगे कि इसमें कर्ता जो होता है, कर्ता वो स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कराता है, यानी कि वह स्वयं काम ना करके अन्य व्यक्ति से, किसी से काम करवाता है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें वाना प्रत्यय, इसमें क्या होता है कि वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है, वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखो क्या होता है, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देख लो जैसे इसके उदाहरण देख लो। तो उदाहरण कौन से हैं, जैसे लिखा है पढ़वाना, ठीक, और लिखा जैसे दिखवाना। देखो मूल धातु क्या होती है, मूल धातु क्या थी, मूल धातु थी हमारी पढ़, और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी दिख। ठीक, दिख मूल धातु क्या थी, और इसमें जोड़ा क्या है, वाना प्रत्यय जोड़ा, वाना प्रत्यय जोड़ा है, जिससे किसका निर्माण हुआ, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें वाना प्रत्यय जोड़ते हैं। आशा कर रहे होंगे ये आपको बहुत ही विधिवत समझ में आ गया होगा। अब देख लो, इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि देख लो, यहाँ पे लिख लो प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, और यहाँ पे लिख लो द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, अब देखो मूल धातु यहाँ पे लिख दो। मूल धातु क्या है, मूल धातु है जैसे पढ़, तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या था, आना प्रत्यय जोड़ते थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाना। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वाना प्रत्यय जोड़ते थे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पढ़वाना। आ रहा होगा ना आपको समझ में। जो मूल पद होता है ना, मूल क्या होता है, ये थी पढ़, मूल धातु थी ना पढ़, और उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनता है, पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनता है, पढ़वाना। अब देख लो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे और लिख लो, जैसे लिखा है भूल, भूल लिखा है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा भुलाना, भुलाना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुलवाना। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से इसे समझ में आ रहा होगा। और भी देख लो इसके, और भी एक दो एग्जांपल देख लो, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है नहा, देखो नहा क्या है, मूल धातु है नहा, और नहा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहलाना, नहलाना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नहलवाना, नहलवाना। अब तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लिया होगा। अब हेडिंग डालते हैं, अब हेडिंग डालते हैं कि कर्म के आधार पर, यानी कि क्रिया के भेद। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, हेडिंग डालते हैं क्रिया के भेद। अब देखो
लिखते हैं, इसमें परिभाषा इसकी है यानी कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 2। कर्म के आधार पर कितने अर्थ होते हैं, 2। कौन से, नंबर 1 सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 जो होता है वो होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक ये दोनों होती हैं, हेडिंग डालते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हेडिंग डालते हैं। अब देखते हैं इसमें हम, अब इसमें देखना कि कोई भी शब्द इसमें लिखो आगे इसकी परिभाषा में कि कोई भी पद में क्या क्या प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर हाँ में निकले तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। आप लोग ये कहोगे भैया किससे क्या का प्रश्न करेंगे, किससे क्या का प्रश्न करेंगे, तो देखो जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है खाना, जैसे पूरा वाक्य लिख लो कि राम ने खाना खाया, या राम खाना खाता है, लिख लो राम खाना खाता है। ठीक, खाना खाता, तो देखो राम खाना खाता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो खाता है यानी कि क्या खाता है, कुछ ना कुछ वो खाता जरूर होगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ खाता है, तो आंसर किस में निकला, हाँ, कि वो कुछ खा रहा है। तो क्या हुआ, आंसर क्या में निकला, हाँ में, यानी कि आंसर जहां पे निकले हाँ में, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। अब हेडिंग डालते हैं दूसरी, अकर्मक क्रिया। अब हेडिंग डालते हैं दूसरी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या का प्रश्न करते हैं और आंसर काय में आएगा, आंसर काय में आएगा, आंसर आएगा ना में, यानी कि वहां कोई आंसर हमें नहीं आएगा। तो लिखते हैं इसमें कि पद में क्या का प्रश्न करने से, क्या का प्रश्न करने में उत्तर हमें ना आए, उत्तर हमें ना आए, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे देख लो उदाहरण, इसके देख लो उदाहरण, देख लो जैसे उदाहरण लिखा है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। अब देख लो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो देखो क्रिया कहाँ पे होगी, उड़ में होगी ना, उड़ना में होगी। अब खुद ही बोलो कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं ना, नहीं उड़ रहे, तो आंसर क्या में आ रहा है, नहीं में, यानी कि क्या उड़ रहे हैं, बता दो आप ही लोग, क्या उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां उत्तर ना में आए, किसी भी वाक्य से कोई भी वाक्य हो उसमें ये देख लो क्रिया हाँ में आ रही या क्रिया ना में आ रही, और उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक वाक्य बहुत आता है, एक वाक्य पेपरों में बहुत आता है, वो है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
बहुत बार आया क्वेश्चन और बहुत बार लोग इसे क्या करते हैं, इसे गलत करते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। अब तुम ये बता दो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किस में है, यहाँ किस में, इसमें, यानी कि पत्ते में, यानी कि पेड़ से पत्ते हैं। अब पत्ते क्या गिरते हैं, बताओ पत्ते क्या गिरते हैं, कुछ निकल रहा है, बता दो कि पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं पत्ते, कुछ गिर रहे हैं पत्ते, नहीं गिर रहे। तो आंसर काहे में निकला, आंसर ना में निकला। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल आपको लगा होगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।